Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. In this video, we'll start the reading part, that is, the topic is having comprehension. We never regard the importance of comprehension all the time. We just face the comprehension during the or on the day of exam only. But this section is really enables you to go means higher and ahead on the path of your success or competitive exam if you are in the practice with this thing since your starting or since is your preparation. इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, बट इट इज एज इम्पॉर्टेंस एज द अदर कंसेप्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर. तो हमको ये याद रखना है कि भाई जो रीडिंग पार्ट है, किस अभी आपका रीडिंग पार्ट है, ये जो आपका ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि मतलब आपका रेगुलर स्कूल का एग्जाम है और उसमें आप दे रहे हो. नो, इट इज रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन. तो आपको उस पर्पस में देखना होगा और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रैक्टिस या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी जाननी ज़रूरी हैं. अभी हम देखते हैं इस पार्ट में. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी ऑफ द पैसेज. आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट शुड बी नोटेड व्हाइल यू आर सॉल्विंग द पैसेज. दिस इज अगेन अ निग्लेक्टेड पार्ट. जो नहीं पता होता है पैसेज का मतलब क्या, एक पैराग्राफ है उसमें से आंसर ढूंढने हैं. नो, ऐसा नहीं है. सो मेनी स्ट्रेटजीज एंड की पॉइंट्स एंड सो मेनी ट्रिक्स एंड मेथड्स आर देयर दैट विल हेल्प यू to solve this paragraph, means rather faster than the other. तो ये जानने ज़रूरी है. अननेसेसरली ये थोड़ी डाले गए हैं इसमें, तो आज हम वही देखेंगे. रीडिंग में अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन ये जो आता है नियर अबाउट 700 to 900, ये आपके रेगुलर कोर्स में आता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा. इसमें आप सबसे पहले देखते हैं कि कितनी तरह के पैसेज होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ फॉलोइंग पैसेज, लाइक फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज एंड लिटरेरी पैसेज. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितनी तरह के हैं आपके सिलेबस में. 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस आर देयर. फैक्चुअल पैसेज आर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट्स. जो फैक्ट होते हैं, जो रियल होते हैं, उन पे बेस्ड होते हैं. बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं. डेटा और कॉलम चार्ट, पाई चार्ट या किसी टेबल फॉर्म में जो स्टैटिकल टेबल फॉर्म होती है उससे उस पे बेस्ड होते हैं, यानी कि टू द पॉइंट आंसर होता है. डिस्कर्सिव पैसेज इंक्लूड द ओपिनियन, आर्गुमेंटेशन एंड देन आर्गुमेंटेटिव होते हैं, पर्सुएशन या इंटरप्रिटेटिव होते हैं, बहुत एक्सप्लेन्ड मैनर में होते हैं, रिलेटेड टू एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकते हैं. लिटरेरी पैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड नरेटिव पैसेज, जो बेस्ड होते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन. एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड किसी भी फिक्शन या स्टोरी का पार्ट हो सकते हैं, कोई ड्रामा, पोइट्री, ऐसे, बायोग्राफी, कुछ भी हो सकते हैं जो इनके अंडर में आते हैं. अब ये हम बोल सकते हैं कि जो लिटरेरी या नरेटिव पैसेज हैं दैट कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन फैक्ट और इमेजिनेशन, दोनों पे बेस्ड हो सकते हैं वो. ठीक है, तो यही 3 तरह के पैसेज होते हैं और तीनों तरह के पैसेज आपके सिलेबस में हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी होती है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपकी लोकल, ग्लोबल और इन्फरेंशियल कॉम्प्रहेंशंस को टेस्ट किया जाता है. लोकल मतलब जो इंफॉर्मेशन दी गई आपकी उसके बारे में नॉलेज कैसी है, ग्लोबली आप कितने ज़्यादा अवेयर हो, या इन्फरेंशियल इज कॉल्ड हाउ यू आर एबल और हाउ मच यू आर एबल टू रीच टू द आंसर बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल. वो सारी चीज़ें देखते हैं. देन वोकैबुलरी कैपेबिलिटी आपकी देखते हैं, हाउ स्ट्रेंथन यू आर इन द वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. नोट मेकिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो ये हम नहीं देखेंगे. बस यही पैसेज है हमारे पास. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रहेंशन, और इसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दैट विल बी 6 शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेकिन अभी इस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दैट कैन बी मीन्स वी कैन मिनिमाइज इन 4 क्वेश्चंस, 5, 6 और 7 कैसे भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉम्प्रहेंशन के कितने तरह के कॉम्प्रहेंशन आ रहे हैं, कितने बड़े आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं. यहाँ पे ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. ज़्यादातर यही होता है, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं आपके, एंड दे विल डू द टेस्ट ऑफ द लोकल, ग्लोबल एंड इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी. उसका मेन चीज़ यही होता है कि भाई हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी, नाउ आपकी एबिलिटी क्या है कि हाउ आर यू टेकिंग आउट द आंसर फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं और यही आपका जो पोजीशन होता है वो डिफरेंशिएट करते हैं मीन्स फ्रॉम द अदर. जितने भी अदर हैं कैंडिडेट उनसे आपका स्ट्रेंथन होता है, क्योंकि वोकैबुलरी इज समथिंग द पार्ट दैट इफ यू हैव स्ट्रेंथन इट देन डेफिनेटली यू आर ऑलरेडी 1 स्टेप अहेड देन अदर कॉम्पिटिटर्स. योर आंसर्स मस्ट बी ब्रीफ, कंप्लीट टू द पॉइंट. यहाँ पे ब्रीफ यानी कि हमारे जो है वो आपके सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर होगा. आंसर्स विल गेट गुड मार्क्स. यू मस्ट कीप इन योर माइंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. दैट इज द मेन motto, main purpose to bring this type of
वी कैन से ना वीडियो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान नहीं रखी जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले, रीड द पैसेज केयरफुली, अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। पढ़ना पड़ेगा, क्या समझना है हमको, थीम समझना है। If you find some words in the passage whose meaning is not clear to you, then try to understand their expected meaning by reading the sentence before and after. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड नहीं बहुत सारे वर्ड होंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा उनका मीनिंग, तो क्या करो भाई, उसके आगे पीछे की लाइन पढ़ो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। उस वर्ड को, उस लाइन को रिलेट करो, जो थीम है पैसेज की उससे रिलेट करो। कीप योर आंसर्स ब्रीफ, ये आपका सब्जेक्टिव के लिए है। राइट ओनली टू द पॉइंट आंसर और विच आर आस्क्ड रिलेटेड टू द क्वेश्चन। यहाँ पर ये कैसे इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यूज आएंगे, 4 एमसीक्यूज आएंगे, चारों ठीक होंगे, आपको ये देखना है कि कौन सा मोस्ट सुइटेबल है। नेक्स्ट इज बिगिन योर आंसर इन द सेम वे एज इट इज आस्क्ड, राइट योर आंसर इन योर ओन एक्सप्रेशन। तो हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है सब्जेक्टिव आंसर से। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द सेंटेंस। जो वोकैबुलरी पे बेस्ड है क्वेश्चन, आपको अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है। वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन उसको पढ़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सेंस, उनका मतलब समझो, उनका मीनिंग समझो, मीनिंग क्लियरली टू सर्च द वर्ड फ्रॉम द पैसेज हैविंग रिक्वायर्ड मीनिंग। उसको रिलेट करो, पैसेज से रिलेट करो, लाइन से रिलेट करो, उसकी थीम या सेंट्रल आइडिया से रिलेट करो। यू विल केम टू नो अबाउट, कुछ तो आपको क्लू मिलेगा, मीन सम हाउ यू विल डेफिनेटली गो टुवर्ड्स द मीनिंग और टुवर्ड्स द रिलेटेड information about that word and you will be able to answer. Now read the all answer once more and correct the mistake. ये अब subjective है but it is rather as well as equally important when you are solving the MCQs. Whenever you have finished ना, एक बार just go through that you have not done any kind of mistakes. To understand the central idea of the passage, read it 2 or 3 times. सेंट्रल आइडिया समझने के लिए 2 या 3 बार पैसेज को पढ़ना जरूरी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। देन आपको क्या करना है, इफ यू आर इन गुड प्रैक्टिस, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट दे डू नीड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पैराग्राफ, तो वो प्रैक्टिस में रहते हैं। इफ यू आर इन द प्रैक्टिस ना, जस्ट गो थ्रू द पैसेज क्विकली उस पर ग्लिम्स डालो, वट एवर द इंपॉर्टेंट लाइन्स, कोई की वर्ड है उनको फटाफट से अंडरलाइन करो। उससे क्या होगा, इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग द पैसेज इंस्टेंटली फ्रॉम द क्वेश्चन, तो क्या होगा, वट एवर द क्वेश्चन, जो भी वर्ड क्लिक करेगा आपको तुरंत पता होगा कि yes I have underlined this word here in this part of the passage and instantly you will give the answer and you can save your time. Next is be careful regarding these and tense and person. Answer the question in the same tense which has been asked. ये आपके MCQ में आ सकता है। जब आप written part करते हो तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि भाई जो tense है वो हम tense लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, बट हियर MCQs आएंगे उसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज ऑप्शंस में टेंस या पर्सन की मिस्टेक दे सकते हैं, उससे आपका आंसर इफेक्ट होगा। अभी आंसर इसमें थोड़े से कैसे हैं, जो जब व्हेन क्लॉज, अगर व्हेन क्लॉज है वहाँ पे मतलब आंसर में अगर कोई भी आई एम सो सॉरी क्वेश्चन में अगर कहीं भी व्हेन आ रहा है, ये वाला क्लॉज आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझना चाहिए कि जो आपका आंसर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो व्हेन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको MCQs में भी फायदा करेगा। देन द आंसर टू द क्वेश्चन कंटेनिंग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर, अगर आपका जो देयर है वो मिडिल में आ रहा है तो आपका जो आंसर है वो देयर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अनसीन पैसेज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बी फैक्चुअल, डिस्कर्सिव एंड लिटरेरी, यही आपके भी सिलेबस में भी है। ठीक है, कौन कौन से हैं, फैक्चुअल है, डिस्कर्सिव है, लिटरेरी या नरेटिव, ये 3 तरह के जो पैसेज हैं वो आपके सिलेबस में आते हैं, जो सेम है आपके 12th बेस पे। That's why I have given this information from the same. जो आपका syllabus है, means in this competitive exam you are going to face the grammatical part from class 6 to 12, means foundation level से लेकर और बिल्कुल आपके जो बोलते हैं ना mastery level तक, वहाँ तक है। तो ये जो based है ना, this exactly I have taken as it is based on the syllabus that is there in the CBSE or RBSE, because ये comprehension आपकी grammatical part it's okay that the part till class 11, but 12 comprehension तो आपका throughout the life कोई भी एग्जाम आप देखोगे कॉम्प्रिहेंशन विल डेफिनेटली कम। तो दैट्स व्हाई दीज इंफॉर्मेशन आर वेरी मच नीडेड टू सॉल्व द पैसेज। आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव बीन डूइंग द कॉम्प्रिहेंशन फॉर सो मेनी ईयर्स एंड हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू डू, कैसे करना चाहिए वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे 1 by 1 देखो, सबसे पहले हमारा आता है फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव एंड देन लिटरेरी पैसेज। दीज आर टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। फैक्चुअल का मतलब क्या हुआ, जो रियल हो, यानी कि इसमें रियल या कॉन्क्रीट, ठीक है, जो एकदम रियल हो,
फैक्ट हो, इस वर्ड में हो, मतलब ये एक पार्ट है दैट इज बिल्कुल सच है, जो सच पे आधारित तो क्या होते हैं भाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, बुक से लिया गया हो, किसी इशू पे बेस्ड हो, प्रोसेस हो, एक्शन या एक्सीडेंट हो, ये सारे रियल हैं, जो ये आपके रियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हैपन्स हैं तो उन पे बेस्ड होते हैं फैक्चुअल पैसेज, और इससे रिलेटेड डेटा भी दिए जाते हैं। डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है। डिस्कर्सिव पैसेज में क्या होते हैं, ये आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, पर्सुएसिव, देन इंटरप्रिटेटिव, बहुत एक्सप्लेन्ड मैनर में होते हैं, बहुत डिबेट फॉर्म में हो गए, स्पीच फॉर्म में हो गए, या किसी जनरल आर्टिकल फॉर्म में हो गए, बहुत बड़े भी हो सकते हैं ये। देन लिटरेरी पैसेज या नरेटिव, ये जो पैसेज होते हैं ये नॉवल, प्लेस, ऐसे, बायोग्राफीज, ड्रामास, पोइट्री, इनसे लिए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे होते हैं। तो राइटर, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी, दीज कैन बी कॉन्क्रीट और रियल, ऐसे हो सकते हैं भाई कॉन्क्रीट, तो इसमें फैक्चुअल भी आ गया। और जो इमेजिनेटिव स्टोरी है, आपके फिक्शन पे बेस्ड हैं जो, वो क्या हो गया, वो आपका इमेजिनेशन, मतलब इसमें दोनों तरह के होते हैं। लिटरेरी में ये क्या होता है, एक्चुअली होता है नरेशन, मतलब रिटन बाय समवन, उसको बोलते हैं लिटरेरी, जो किस पे बेस होते हैं, लिटरेचर पे या किसी चीज पे बेस होते हैं, रिटन बाय एनी राइटर। तो यहाँ पे ये जो होते हैं अब आपके नरेटिव, लिटरेरी, इसमें आपको राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते, ये मैंने आपको बताया कि कितनी तरह के पैसेज थे और कैसे होते हैं, उसमें आंसर्स, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। कुछ पॉइंट्स हैं टू पॉन्डर, पॉन्डर इज कॉल्ड टू कंसीडर, ठीक है, पॉन्डर मतलब ध्यान देने वाले, कंसीडर करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड। आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, चलो बताओ, तो क्वेश्चंस फॉर्म में पूछ के बताते हैं, छोटे से क्लास 1 से स्टार्ट हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, उससे पता चलता है कि आपको क्या समझ में आया। इट इज एज एक्सरसाइज विच एम्स टू इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। आपको कितना समझ में आया, आप कितने एबल हो लैंग्वेज को समझने में, वो कैसे पता चलेगा, व्हेन यू विल आंसर based on those question। तो try to remember your English class at your school, each day you were taught a new lesson। आपको क्या होता था, हर दिन आपको एक नया लेसन पढ़ाया जाता था, बिल्कुल आपके लिए नया होता था, तो वो भी एक तरह से क्या हुआ, अनसीन ही तो हुआ। अनसीन आप पढ़ रहे हो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, बट देयर इज समवन हु इज हेल्पिंग यू, देयर इज अ मेंटर, टीचर जो आपको हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको खुद करना है। द स्टोरीज, द पोएम, क्वेश्चंस जितने भी हैं, आंसर्स आर अनसीन टू यू बिफोर रीड दैम। सारी चीजें नई थी जो आपने पढ़ी थी। तो similarly the comprehension test you are given in the passage or a paragraph or two, these paragraphs show the idea of mood concerning issue or their solution that the author provide। आप सेम चीज ही तो पढ़ रहे हो। अब जब आपने स्कूल डेज में आपने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा जो 3 पेज का था, 4 पेज का था, पूरी पोएट्री थी, कितने नए नए वर्ड्स पढ़े, फिर क्वेश्चन आंसर दिए उनके, फिर एग्जाम दिए। सेम हियर आप यही चीज तो यहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट द 3-4 पेजेस चैप्टर, आप वो नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ पे 1 या 2 पैराग्राफ है, बट सेम है। आपको क्या देखना है इसमें, मूड कंसर्निंग इश्यूज, क्या इश्यूज हैं, उसके सॉल्यूशन भी उसी में ही है, वो आपको ध्यान में रखते हैं। योर मेन टास्क इज टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। मेन टास्क क्या है भाई, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू आंसर। That will only then your ability to understand or to interpret that passage will be seen। अभी थोड़े से मिसकंसेप्शन देखते हैं रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। मिसकंसेप्शन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन दैट यू आर कंसीडरिंग दैट इट इज राइट बट इन फैक्ट दैट इज नॉट। सो कुछ मिसकंसेप्शन है कि किस वे में हमको आंसर करना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द की आइडिया ऑफ द पैराग्राफ बाय जस्ट रीडिंग फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस। बाय दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। की आइडिया इज कॉल्ड थीम। ये बोला जाता है कि भाई पहला और आखिरी लाइन पढ़ लो एंड यू विल बी अंडरस्टूड, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या थीम है। नो, इट इज नॉट ऑलवेज राइट, ये नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो स्पेशली यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट पैसेज। नेक्स्ट इज रीडिंग द क्वेश्चंस फर्स्ट विल हेल्प द अंडरस्टैंड द पैराग्राफ बेटर। दिस ऑल्सो नॉट ऑलवेज ट्रू। पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आंसर कर दो, ये भी हमेशा सही नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू आर इन द प्रैक्टिस, अगर नहीं भी है तो प्लीज स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस। जैसे ही आपका पैसेज आता है आपके सामने, सब लोग पैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। पैसेज पढ़ने का भी एक तरीका है। इट इज ओके दैट यू आर नॉट
नॉट इंस्टेंटली स्टार्टिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, बट पैसेज को पढ़ने में भी तो आप इतना टाइम दे रहे हो ना जितना नहीं देना चाहिए. तो एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर जस्ट स्टार्ट अंडरलाइन द मेन कीवर्ड्स और लाइन. बस वही होता है आपका, पहले थॉरोली नहीं पढ़ना है हमको, बहुत जल्दी जल्दी क्विक लुक देना है. सो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन, नहीं रख सकते हम सारे क्वेश्चन याद. सो ऑल्सो द क्वेश्चंस आर समटाइम इनडायरेक्ट इन नेचर. इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसका आंसर है ही नहीं पैसेज में. मतलब वो किस पे बेस्ड है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है कि आपको पैसेज को पढ़ के क्या समझ में आया. चलो बताओ, स्किल बेस्ड और क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं ना जो हमने किए थे, बस वही होता है. तो इनडायरेक्ट के लिए तो आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा. सो द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोग्रेशन ऑफ द पैराग्राफ. दूसरी चीज क्या है, जैसे जैसे आप बोलोगे कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस कैन बी फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, मिडिल क्वेश्चन सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम मिडिल पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी लेटर पार्ट. ऑलवेज इट इज नॉट राइट, because the vocabulary based question can come from the corner part, last line, last word, starting word कहीं से भी आ सकता है. So please don't start assuming or framing the things according to yourself. ये जितने भी competitive examination में जो भी पेपर सेट होते हैं, they know all the things. वो हमको उनके माइंड सेट से ही हमको आंसर सॉल्व करने हैं. It is advisable to avoid these misconception in order to get better insight. ये हमको क्या करना है, अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें. क्यों, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सको उस पैसेज के बारे में. आगे देखते हैं क्या है, रिक्विजाइट स्किल्स हैं. रिक्विजाइट इज कॉल्ड दैट इज वेरी डिमांडेड और वी कैन से ना सर्टेन स्किल्स होना चाहिए. रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं किसके लिए, पैसेज के लिए. टू डेवलप अ बेटर लेवल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन, कुछ स्किल्स रिक्वायर है. लॉजिकल एबिलिटी, द एबिलिटी टू इन्फर, एनालिटिकल, रीजनिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेन मोटिव or idea of the author, reading speed, vocabulary power, and remembering some important information from the paragraph that we need to refer the paragraph again and again, which will consume more time. ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो comprehension है इसके लिए कौन कौन सी स्किल होना चाहिए, लॉजिकल एबिलिटी, प्रैक्टिकली सोचना. अगर आपने कीवर्ड को अंडरलाइन किया है मतलब क्या हुआ, उसका आंसर कोई भी बहुत बड़ा मीन्स इंटरप्रेट नहीं करना है आपको आंसर इमोशनली या स्पिरिचुअली या फिलोसफिकली. नो, लॉजिकल का क्या मतलब, आपको कैसे उसको प्रैक्टिकली आपने समझा, प्रैक्टिकली यू आर गिविंग द आंसर. दो तीन लाइन के आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलेंगे, मींस दैट इज आल्सो राइट. एंड द सेम थिंग इज रिटन इन द शॉर्टर सेंटेंस. ओके, मींस बहुत छोटे सेंटेंस में वही बात लिखी हुई है, तो क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट विल बी द शॉर्ट एंड वन, राइट. सो लॉजिकली हमको सोचना है, लॉजिकली यानी कि प्रैक्टिकली उसका आंसर क्या होगा. नेक्स्ट आती है आपकी रीजनिंग एबिलिटी. आप किस तरह से उसमें रीजन कर रहे हो, मतलब आफ्टर गोइंग थ्रू द पैराग्राफ आपको किस तरह से समझ में आया. क्योंकि पैराग्राफ सबके लिए सेम है, बट लोग हर स्टूडेंट उसको अलग अलग तरह से समझेगा, अलग अलग तरह से कॉज एंड इफेक्ट जान के उसके आंसर्स निकालेगा. वो आपकी होती है रीजनिंग एबिलिटी, कि किस तरह से आप कितनी जल्दी और कितने अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंच सकते हो. इन्फरेंस पावर, अगेन इट इज कॉल्ड हाउ यू आर रीचिंग टू द आंसर. मतलब या तो आप कीवर्ड से जस्ट क्लिकिंग द वर्ड, आपको पता चल गया कि हाँ इस पार्ट से आंसर है, एंड यू हैव ऑलरेडी रीच टू द आंसर. कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैं इनडायरेक्ट, हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट है, तो आप कैसे इन्फर करते हो, किस तरह से निकालते हो आंसर अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पे. मींस हाउ यू आर रीचिंग टू द आंसर, इट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंस पावर. रीडिंग स्पीड कैसी है भैया आपकी, आपको एक बार पढ़ के समझ नहीं आया, आपने दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा नहीं आया, फिर तीसरी बार, पहली बार में ही पढ़ो ना अच्छे से समझ के सेंटेंस फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. देन रीडिंग स्पीड क्या मतलब, बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं, और अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव भी नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी कंट्रोल्ड एंड बैलेंस इन वन टाइम. नेक्स्ट इज वोकैबुलरी पावर. वोकैबुलरी भाई कैसी है भाई, जब होगा तब हम पढ़ लेंगे या जैसा भी है. नो वोकैबुलरी, द एंटायर लाइफ just is going to be proved shortened if you are just going to learn the vocabulary. इतनी immense होती है vocabulary भाई, तो language based है, language का ही जब कोई limit नहीं है तो vocabulary का क्या होगा. Thus, so believe me, from today only, just promise yourself that you are going to learn 4 or 5 new words every day with the meaning, with the
सिनोनिम, एंटोनिम, और जो भी आप पार्ट कर रहे हो उनमें भी जो भी नए वर्ड आ रहे हैं उनको लिखो, उनका मीनिंग जानने की कोशिश करो. लाइक दिस यू कैन स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी. ठीक है, ये मैंने आपको वोकैबुलरी के पार्ट में भी बताया था कि नए नए शब्दों को जानना, उनके मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, इट्स वेरी रिक्वायर्ड. ओनली दैन यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. नेक्स्ट इज एनालिटिकल एबिलिटी. आपने सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हाउ यू आर ऑपरेटिंग द पैसेज टू गिव द आंसर, टू गिव द रिजल्ट. तो यही सब मानो कि अच्छी तरह से आप कितनी स्किलफुली यू आर ऑपरेटिंग द पैराग्राफ एंड गिविंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सुइटेबल रिजल्ट, बिकॉज इट इज़ मोर मीन्स एक्यूरेट यहाँ पे बोलना कि भाई अभी हमको ये नहीं देखना है कि विच इज़ द राइट आंसर, वी हैव टू टेक द राइट आंसर. नो, वी हैव टू टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द गिवन राइट आंसर्स. आजकल ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे राइट होते हैं, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है. सो दीज स्किल, अगर इसमें से एक भी स्किल्स इफ यू आर लैकिंग, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. ठीक है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करो. नाउ सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. अब आप कुछ स्ट्रैटेजीज बता देती हूँ. स्ट्रैटेजीज को कुछ टिप्स या ट्रिक्स या मैथड्स, वे टू रीच टू द आंसर. रीड द पैसेज एज फास्ट एज पॉसिबल. फास्ट का मतलब पहली बार में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अंडरलाइन कर लिया सारी चीज़ें. नेक्स्ट बार में जब आपने क्वेश्चन क्लिक किया आपको सब तुरंत समझ में आएगा, ये फर्स्ट पार्ट से है, तो आपका समय बचेगा उससे. क्योंकि आपके कंपटीशन में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें करना है. गेट इन्वॉल्व विद द पैराग्राफ एंड अंडरस्टैंड. इन्वॉल्व कैसे करोगे भाई? व्हेन यू आर रीडिंग, जैसे भी आप पढ़ रहे हो मॉडरेट स्पीड में जो आप पढ़ रहे हो ना, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द इमेजेस इन योर माइंड. स्टॉप वंडरिंग योर माइंड हेयर एंड देयर. कुछ मत सोचो क्या होगा आगे, पहले क्या होगा, कल क्या है, कुछ नहीं, नथिंग. व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज, वही पैसेज होना चाहिए आपके दिमाग में. इफ देयर इज अ पर्सन, नरेटर, राइटर, कुछ भी है, जस्ट असेस दैट यू आर द पर्सन, यू आर द प्रोटैगनिस्ट, यू आर द मेन कैरेक्टर और राइटर. उसके अकॉर्डिंग आप सोचना शुरू करो. मतलब पूरा अपने आप को इन्फ्यूज कर दो उसमें. ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसेज के अंदर हो आप. अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड पार्ट ऑफ द पैसेज. ये मैंने आपको बताया था. पहले जो आप जो ग्लिम्स दोगे ना, क्विक रीडिंग, उसमें आप फटाफट से अंडरलाइन करो. आपको दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा. सम ऑफ द वर्ड्स आर कैपिटलाइज्ड, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, कोटेशन मार्क होते हैं, नंबर होती हैं, सन होती हैं, बहुत सारी, कुछ इटैलिक्स वर्ड होते हैं. यही तो इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ों को स्टार्टिंग में करो. दिस कैन बी विजिबल टिल द डिस्टेंस, तुरंत दिखते हैं, वो सबको करो. एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ये आपको हेल्प करेंगे. इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया. इससे आपको मेन आइडिया भी समझ में आएगा. अब आपने एक लाइन अंडरलाइन की, उसको पता चल गया कि भाई हाँ इट इज रिलेटेड टू पैट्रियोटिज्म. फिर पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड कोई वर्ड आया, किसी फ्रीडम फाइटर का नाम आया, कोई सन आई, कोई स्टेटमेंट आई, किसी का डायलॉग आया, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये जो पैराग्राफ है दिस इज रिलेटेड विद द पैट्रियोटिज्म. एक सेंट्रल आइडिया पता चल गया ना आपको. तो इससे आपको उसकी टोन भी पता चलेगी, मूड भी पता चलेगा, किसका, ऑथर का, भाई उसने क्यों लिखा है. देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हियर यू आर गिविंग द आंसर बट दिस इज द राइटिंग रिटन बाय समवन एल्स. तो जब उसने ये चीज लिखी है उस टाइम पे उसका मूड कैसा था, विच टाइप ऑफ टोन ही वॉन्ट्स टू कन्वे, ही और शी वॉन्ट्स टू कन्वे, वही तो हमको समझना है. यहाँ पे आपको अपने आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको आंसर्स लिखने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर राइटर, ऑफ द राइटर ऑफ द पैसेज. ठीक है, तो वो हमको समझना है. ट्राई टू ट्रांसलेट द कॉम्प्लेक्स लाइन इन ऐसे वन इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज. आप जब क्लास में, नॉर्मल क्लास में हम क्या करते हैं, टीचर क्या करती है, जो आपने चैप्टर से 1 या 2 लाइन पढ़ी उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती है. क्यों करती है? बिकॉज बुकिश लैंग्वेज इज रेदर मोर फॉर्मल एंड हार्डर और क्रिटिकल दैन द लैंग्वेज दैट वी यूज इन द एक्सप्लेनिंग मैनर. जब आपको बुक की समझ में नहीं आती, बट जब टीचर या मेंटर पढ़ाते तब आपको समझ में आ जाता है. क्यों? बिकॉज दैट इज द ईजी लैंग्वेज दैट यू आर जस्ट हैविंग टू अंडरस्टैंड द थिंग, द लाइन. तो आप यहाँ पे क्या करना है, बहुत कठिन लाइन है तो उसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी है उसमें लाने की कोशिश करो, उसमें ट्रांसलेट करो. दिस विल हेल्प यू टू एनालाइजिंग द मेन आइडिया. इससे आपको मेन आइडिया समझ में आएगा. एंड सीकिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द पैसेज. बहुत जरूरी है कॉज एंड इफेक्ट जाना. क्या कॉज था, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ज़्यादातर सब में होता है ये चीज़ें, वो आपको समझ आएगा जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करोगे. वहाँ पे कोई नहीं देख रहा है. ओके, यू आर अ इंग्लिश स्पीकर और अ हिंदी स्पीकर, आपको बस आना चाहिए समझ में और आंसर आना चाहिए. दैट्स इट. कैसे भी करो, दैट इज अप टू यू. अंडरलाइन एंड मार्क द कीवर्ड्स. यहाँ पे लाइन मार्क किया था हमने, यहाँ पे कीवर्ड्स. कीवर्ड्स में इंपॉर्टेंट वर्ड कैपिटलाइज, इटैलिसाइज, कोई सन आ सकता है, नंबर्स आ सकता है, किसी का नेम फुल्ली आ सकता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, कीवर्ड्स हैं.
इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डिस्कवर द लॉजिकल कनेक्शन इन द पैसेज, हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द बेटर। लॉजिकल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिकल कनेक्शन, आपको टू द पॉइंट पता चलेगा कि ये इस चीज़ का ये आंसर, इस ईयर में ये चीज़ हुआ था, ये डायलॉग है, ये स्टेटमेंट है, ये इस रिलेटेड है, ये जो मीनिंग है, इस मीनिंग को ये वोकैबुलरी डिफाइन कर रही है। तो ये लॉजिकल प्रैक्टिकल आंसर है, इसमें कोई भी राउंड एंड राउंड ऐसा कोई आंसर या एक्सप्लेनिंग में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सम सर्टेन अनफेमिलियर वर्ड बाय रीडिंग द लाइन थॉरोली। आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो वर्ड, जो उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, लाइन पढ़ो अच्छे से। थीम ऑफ द लाइन विल मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। यहाँ पे जो थीम होती है, ये याद रखो, पैसेज हमेशा थीम में होता है, किसी एक चीज़ से होगा। ऐसा नहीं कि पैट्रियोटिज्म से निकल के वो तुरंत रोमांटिक एज पे आ गए, रोमांटिक एज से निकल के तुरंत टेक्निकल पे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। एक पैराग्राफ किसी एक चीज़ के बारे में ही होगा ना। तो जो भी आपके फैमिलियर वर्ड है वो आपको समझ में आ गए, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं उनको थीम से रिलेट करो, यू विल डेफिनेटली गेन द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। आगे देखते हैं, डिटरमाइन द मेन आइडिया, टोन और मूड। आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रल आइडिया, टोन कैसा है, मूड कैसा है। इन्फरेंशियल रीजनिंग टू द अदर डिटेल फ्रॉम द पैराग्राफ। इन्फरेंशियल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? पैराग्राफ हमारा 400 वर्ड का है, लेकिन जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो तो हमारे ऊपर से ही आ रहे हैं, ऊपर 20 वर्ड में आ गए, नीचे की 3 लाइन में आ गए, ये तो यही तो हुआ इन्फरेंशियल। ठीक है, रीजनिंग, रीजन कर लिया, मतलब जो जरूरी चीज है आपने सिर्फ वही पढ़ी, उसको ही आपने ध्यान में दिया, सिर्फ उन्हीं वर्ड को यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कवर द मीनिंग बिकॉज दे कैन हेल्प यू टू रीच द आंसर। दिस इज कॉल्ड द इन्फरेंशियल रीजनिंग। ठीक है, अदर डिटेल हमको जरूरी नहीं है, वो हमको नहीं पढ़नी है। डू नॉट अज्यूम एनीथिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ। अपना तो दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें, अपने आप मत करो कि भाई ऐसा होना चाहिए था, फिर ऐसा हो जाता, फिर ऐसा नहीं। पैसेज आपके सामने है, इंफॉर्मेशन आपके सामने, तो आप अपना सपोज कैसे कर सकते हो? आपको इमेजिन नहीं करना है, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ इमेजिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन भी वही है, क्वेश्चंस भी वही है, आंसर भी वही है, सारी चीज़ें वही हैं, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। इन्फर, इमेजिनेशन या अज्यूम, सपोज कुछ भी नहीं करना है बेस्ड ऑन योर पर्सनल बिलीफ। लुक बैक एट द पैराग्राफ व्हेन इन डाउट। डोंट हेजिटेट टू गो बैक। अगर थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो गया, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन के सिमिलर आंसर है, तो ऐसा कैसा हो गया, गलत हो गया। तो अगर इस तरह का डाउट है, जस्ट गो थ्रू दैट, रीड इट अगेन, नो प्रॉब्लम। रीड द क्वेश्चन एंड ऑल द ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडेड एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। दिस इज द बेस्ट। मैं बोलूँ ये सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है जो आपको बताई गई है। जितने भी पैराग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू, सब सही होंगे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है। एक स्मॉल टिप देखो, एवरी टाइम यू रीड समथिंग डू नॉट इग्नोर एन अननोन वर्ड टू फाइंड इट्स मीनिंग इमीडिएटली। कोई भी अननोन वर्ड आया उसको रखो नहीं, चलो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, जैसे आप हमेशा टालते रहते हो। यू आर हैविंग दिस हैबिट, डोंट डू दैट थिंग इन एट दैट टाइम एग्जाम। इमीडिएटली उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। दिस विल हेल्प यू टू अलॉट टू लर्न अ न्यू वर्ड्स। आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई पैराग्राफ कर रहे हो, कोई पोइम पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कोई भी नया वर्ड आया ना, तुरंत उसका मीनिंग देखो। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया, चलो लाइन समझ में आ गई, मीनिंग नहीं समझ में आया, बाद में देख लेंगे। नो, प्लीज डोंट जस्ट पोस्टपोन, जस्ट पुट इट फॉर पोस्टपोन टू लर्निंग। तुरंत उसका मीनिंग देखो, आपकी स्ट्रेंथन होगी वोकैबुलरी। डोंट फॉरगेट टू यूज दैम इन डे टू डे कन्वर्सेशन। आज आपने 10 याद कर लिए या आपको 5 याद किए, 8 वो न्यू वर्ड्स पता चले, बट आप भूल गए। अगर मैं 8 दिन बाद पूछूंगी, वही 8 वर्ड आपको नहीं याद होंगे। कैसे याद होंगे? व्हेन यू स्टार्टेड यूजिंग दैम। उनको अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में कैसे भी, अगर आप स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग कैसे भी कर रहे हो, बट उनको यूज करो, आपको याद रहेंगे। whenever possible in this way, keep working on the vocabulary without stopping. Please mark it very 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 important. आपको vocabulary बिना रुके करनी है, इसका कोई भी substitute नहीं है। ठीक है, वोकैबुलरी स्ट्रेंथन करने का काम सिर्फ और सिर्फ आपका है, वो होगा प्रैक्टिस, रिवीजन एंड लर्निंग से। वो कैसे होगी? जब आप उनको यूज करोगे अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में, राइट? सो हियर I have given all the important information related to passage. ठीक है, तो रीडिंग पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया है। We have completed with the verbal ability. अब जो हमारा पार्ट बचा है वो हम प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे as per your demand. That's it for this video now. Now I will meet you with the next topic in the next video. Thank you.